क्या फिर दोस्त, जल्दी आ गए आज। यस सर। शुरू कर देते हैं क्योंकि इंतजार करने का मतलब है नहीं। ठीक है, कर लेते हैं क्लास। तुमको तो ये सब पता होगा, लेकिन फिर भी मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं कि हम कल पढ़ रहे थे हार्डनेस। ठीक है, कल हम मिनरल्स पढ़ चुके थे। मिनरल्स क्या होता है ये हम पढ़ चुके थे, जिसका क्या इनऑर्गेनिक ओरिजिन होता है। ठीक है, प्लस क्या होता है उसमें, डेफिनाइट स्ट्रक्चर, प्लस क्या होगा, डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, ये सब हमने कल पढ़ ही लिया था। कल हमने ये सब कवर कर लिया था। हेलो तापस, सर कल भी आपका कुछ हो गया था शायद। हाँ हाँ, बट नहीं ये नहीं पढ़ा था हमने। जो क्या प्रॉपर्टीज है देखो, एक जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, जो मोहो स्केल ऑफ हार्डनेस स्केल जो है, ये प्रॉपर्टी हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, मोहो स्केल ऑफ हार्डनेस की प्रॉपर्टी अभी तक हमने पढ़ी नहीं है। तो हार्डनेस जो एक प्रॉपर्टी है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो हार्डनेस क्या है समझो। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस इज अ मेजर ऑफ द ईज विथ which the surface of a mineral can be scratched। ठीक है, मतलब कितना इजीली तुम एक मिनरल को ऐसे स्क्रैच कर सकते हो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, मिनरल को हाथ में पकड़ा, मिनरल को आराम से ऐसे हाथ में उठाया और ऐसे लेके स्क्रैच किया, उसको घिसा। ठीक है, तो मिनरल को जब तुम स्क्रैच कर सकते हो और घिस सकते हो, तब की बात चल रही है। ठीक है, तो उसमें कैसे मिनरल बिहेव करता है उसकी बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, क्या हो रहा है। The girl can fight and the order queen to catch the diamond। कर सकते हो, ये भी तरीका है, बट ये सब करने की जरूरत ही क्या है। सिंपली याद करो ना यार, ये सब करने की जरूरत क्या है, तुम सिंपली याद कर लो। ये सब करने की क्या ही जरूरत है, ये सब करके क्या होगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिंपली याद कर लो। इतना कंफ्यूज होके पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हार्डनेस का मीनिंग क्या होता है। सबसे जरूरी चीज है कि तुम मिनरल को कितना इजीली स्क्रैच कर सकते हो, उस पे बेसिस पे ये मौजूद है। ठीक है, तो इसमें जो पहला मिनरल है, अब ये भी बात आता है कि ये जो हार्डनेस का नंबर दिया हुआ है, ये एब्सोल्यूट हार्डनेस नहीं है। ये एब्सोल्यूट हार्डनेस नहीं है, ये है रिलेटिव हार्डनेस। ये भी याद रखना, ये जो हार्डनेस है ये है रिलेटिव हार्डनेस, एब्सोल्यूट हार्डनेस नहीं है ये। क्लियर। अब इसमें ये बोलता है कि जो टाल्क है उसका हार्डनेस 1 है, जिप्सम का 2 है,
तो जिप्सम की जब हम बात करते हैं तो जिप्सम को हम इजीली किससे काट सकते हैं? अपने फिंगर के नेल से, ठीक है। कैल्साइट की बात करते हैं तो कैल्साइट तक हम फिंगर के नेल से आराम से काट सकते हैं। टाल्क तो छूते ही जानते हो, टाल्क कहाँ यूज होता है जी? घर में। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब बकवास चीज है, ये याद रहता है, ठीक है। ज्योति, ये टाल्क कहाँ यूज होता है? ज्योति बताएगी। ज्योति, टाल्क कहाँ यूज करते हो? बताओ, टाल्क कहाँ यूज करते हो? पता नहीं। अरे यार, फिर दोस्त बताओ। अरे यार, यस, टाल्क पाउडर में यूज होता है। कुछ हिंट दीजिए क्या ज्योति, तुमको टाल्क के बारे में पता नहीं है? टाल्क पाउडर होता है। टाल्कम पाउडर नाम नहीं सुने हो? मेकअप, यही यही चीज, तो यही चीज पकड़ा, सही पकड़ा। इसीलिए तो मैं पूछा ज्योति से। क्यों पूछा ज्योति से? इसीलिए पूछा मैंने। टाल्क जो होता है तुम्हारा, पाउडर के फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। जिप्सम तो तुम जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है क्या ये चीज? कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, 2H2O हो जाएगा तुम्हारा जिप्सम। क्लियर? देन कम्स कैल्साइट, ठीक है। इसके बाद आता है फ्लोराइड, फिर एपेटाइट। देखो याद करने का जो तरकीब है ना, वो मैं बता देता हूँ कि देखो, टाल्क, जिप्सम और कैल्साइट जो है तुम्हारा, टाल्क, जिप्सम और कैल्साइट, ठीक है। इतना तो तुमको आराम से याद हो जाएगा। टाल्क भी व्हाइटिश कलर का नेचर का है, जिप्सम भी व्हाइटिश कलर का नेचर है। उसके बाद आता है तुम्हारा कैल्साइट, ठीक है। कैल्शियम की बात करते करते कैल्साइट पे ही पहुंच रहे हो तुम। क्लियर है? फिर आता है तुम्हारा क्या? फ्लोराइड, जिसमें फ्लोरीन होगा। एपेटाइट, जिसमें तुम्हारा फॉस्फोरस होगा, ठीक है। एक ही मिनरल है जिसमें फॉस्फोरस वगैरह मौजूद है। वैसे तो फ्लोराइड में भी फॉस्फोरस ग्रुप होता है, ठीक है। एपेटाइट और फ्लोराइड दोनों में फॉस्फोरस ग्रुप होता है। फिर आता है तुम्हारा ये ऑर्थोक्लेज। ऑर्थोक्लेज भी एक टाइप ऑफ मिनरल है। देन कम्स क्वार्ज, टोपाज, कोरंडम, डायमंड, ठीक है। फिर एक नेथराइट भी है। ये नेथराइट किस में यूज होता है? जो सुपर कंप्यूटर देखे हो, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में ना प्रोसेसिंग के लिए जो सिलिकॉन चिप्स वगैरह यूज होते हैं ना, वो सब नेथराइट के बेस पे रखे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो बहुत हार्डेस्ट मटेरियल होता है, डायमंड से भी ज्यादा हार्डेस्ट है उसका, ठीक है। डाटा प्रिक का देखो, डाटा प्रिक की बात कर रहे, डाटा प्रिक में तुम्हारा नेथराइट वगैरह यूज होता है। क्लियर है? वैसे तो डायमंड तक ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि डायमंड तक ही दिया है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि डायमंड जो है तुम्हारा हार्डेस्ट मिनरल है। बट किससे हार्डेस्ट है? वो फ्लेडस्पार से हार्डेस्ट है। फ्लेडस्पार के क्रिस्टल से ज्यादा हार्डेस्ट क्या डायमंड है। तो इसको दिया किसने था? 1822 में फ्रेडरिक मोहो, एक ऑस्ट्रेलियन मिनरलोजिस्ट थे जो कि मिनरल पे स्टडी करते थे। तो उन्होंने इस हार्डनेस का जो वे था वो दिया था। अब इससे क्या क्वेश्चन बनता है? कोई पूछेगा कि सर इस थ्योरी से क्या क्वेश्चन बन सकता है? एह, चिढ़ा क्यों रहे हो उसको? ज्योति दीदी मेकअप नहीं करती, ये नहीं करती, यही यही बचा है। मतलब फिरदौस और तापस का यही काम है कि वो कोई मेकअप करता है या नहीं करता, उसको चिढ़ाना शुरू करोगे, है ना? गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि तू मेकअप नहीं करता है, तापस पाउडर लगाता ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? डर्मिकुल नहीं लगाया है? लगाया तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, जरूर लगाया होगा। फिर दोस्तवा को तो जरूरत नहीं है, गोरा चिकना चमड़ा है, कश्मीरी है, क्या चाहिए, है ना? डल लेक में सो जाता होगा जाके। खैर छोड़ो, ये सब बात तो बात की बात है। अगर हम बात करते हैं मोहो स्केल ऑफ हार्डनेस का, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये बात आती है, ठीक है। हाउ द क्वेश्चन विल बी कमिंग, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, ये चीज समझ में आना चाहिए। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि इनमें से मोहर स्केल ऑफ हार्डनेस में कितने सिलिकेट्स हैं, कितने फॉस्फोरस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सिलिकेट्स कितने हैं,
सिलिकेट्स में सबसे पहले आएगा टाल्क, टाल्क में भी सिलिकेट है। जिप्सम में नहीं है, तुम फॉर्मूला में दिख रहा है। कैल्साइट में नहीं है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कैल्साइट होता है, उसमें नहीं होगा। फ्लोराइड में भी नहीं होगा, एपेटाइट में भी नहीं होगा। ऑर्थोक्लेज में पक्का होगा, क्योंकि ऑर्थोक्लेज क्या है कि फ्लेड्सपार ग्रुप है, और फ्लेड्सपार ग्रुप याद रखो, फ्लेड्सपार ग्रुप की जब भी नाम लेता हूं तो उसमें सिलिकेट जरूर होता है, SiO ग्रुप जरूर होगा, कंफर्म SiO ग्रुप। ये SiO ग्रुप का मीनिंग क्या है समझो, SiO2 ये ग्रुप, इसमें N कुछ भी हो सकता है, Si के लिए 3, O2 के लिए 6, ऐसे लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। ये ग्रुप जरूर होना चाहिए, SiO वाला ग्रुप, किसमें, तुम्हारा जिसमें वो सिलिकेट होगा, ठीक है, सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन मिलके सिलिकेट बनाते हैं। तो टोपाज में भी है, कोरंडम में नहीं है। टोपाज, क्वार्ज, ऑर्थोक्लेज और टाल्क, 4 मिनरल है जो कि सिलिकेट है। 2 मिनरल क्या है जिनमें फॉस्फोरस है, जैसे कि एपेटाइट एंड फ्लोराइट हुआ। एक मिनरल जो है वो कार्बोनेट है, कैल्साइट है, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखो, ठीक है, इट विल बी वेरी इजी। सबसे ज्यादा इजी क्या है वो चीज समझो, क्वार्ज और जो फ्लेड्सपार है ये सबसे ज्यादा मिलते हैं, कहाँ, पूरे क्रस्ट पे क्वार्ज और फ्लेड्सपार सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो ऑर्थोक्लेज तुम्हारा बीच में है, और क्वार्ज जो है 7वें नंबर पे है। इतना याद रखोगे तो बाकी सबको आराम से अरेंज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये कितना छोटा सा सीरीज है, इसको अगर याद नहीं कर पाओगे क्या मतलब है, क्यों पढ़ रहे हो भाई एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, इसके लिए तुमको ट्रिक याद करने की जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको अब ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, यहीं पे खत्म करो। आगे चलते हैं, जैसे कि मैंने बोला, क्वेश्चन क्या आएगा तुम्हारा, आएगा कि कौन सिलिकेट कौन सिलिकेट नहीं है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि सिलिकेट मिनरल्स की वो बात करता है, टाल का ये फॉर्मूला होता है Mg3Si4O10OH2, जिसमें Si4 ये जो ग्रुप है ये तुम्हारा सिलिकेट ग्रुप है। उसी तरीके से फ्लेड्सपार में Si3O8 का ग्रुप है। टोपाज में तुम्हारा Si4 वाला ग्रुप है। इसके अलावा क्या है, क्वार्ज, क्वार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2, दिस इज क्वार्ज, ठीक है। तो ये चीज तुमको याद रखना है कि कितने मिनरल सिलिकेट्स है, 4 सिलिकेट मिनरल्स होते हैं एक मोर स्केल ऑफ हार्डनेस में, ठीक है। तो ये 10 मिनरल्स को टोटली अरेंज कर रखा है एक वे में, तो ये मोर स्केल ऑफ हार्डनेस को दर्शा रहा है। समझ में आया, इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है, जब एग्जाम में आएगा याद रखना ही है मोर स्केल ऑफ हार्डनेस क्या होता है। चलो आगे चलते हैं। अब आता है रॉक। तुम इतने दिन से पढ़ते आ रहे हो मिनरल्स में, इतने दिन से क्या कल ही पढ़े हो, ठीक है, मिनरल्स के बारे में जब पढ़ते आ रहे हो, इतना मिनरल्स मिनरल्स पढ़ रहे हो, एक चीज मेरे को बताओ, रॉक क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए रॉक, तो बताओ रॉक का डेफिनेशन क्या होता है फिर दोस्त। व्हाट डू यू मीन बाय रॉक, राक क्या होता है रे, राक राक, कोई बताएगा, व्हाट यू मीन बाय राक, बताओ जी बताओ फिरदौस, क्यों फिरदौस, सॉलिड मास ऑफ मिनरल, ओके। तापस तुमको क्या लग रहा है, ज्योति एनी आइडिया, नहीं पता तो नो सर बोलो, पता है तो हाँ सर बोलो। रॉक क्या होता है पता है, व्हाट डू मीन बाय रॉक्स, मिनरल डिफरेंट क्रिस्टल्स ये ना है, नहीं 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 नहीं, ये आंसर नहीं है ज्योति, पता है या नहीं पता है, नहीं पता तो ना बोलो, पता है तो हाँ बोलो, नहीं पता है तो ना बोलो। वो मिनरल्स हो गए। क्लास में हो भाई ज्योति, मैं गायब हो, बताओ।
रॉक क्या होता है, एक परफेक्ट डेफिनेशन चाहिए मुझे, ऐसे कैसे चलेगा। बताओ भाई। बताओ बताओ। नो सर। चलो ठीक है, यही तो सुनना था, इतना देर से इंतजार क्यों करा रहा था। बात करते हैं एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स। एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स, ये बोला सॉलिड मास, एक्चुअली में सॉलिड मास होना जरूरी नहीं है। अगर मैं बात करता हूं कहीं पे एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स होता है, एग्रीगेशन मतलब मिनरल्स का इकट्ठा होना, ठीक है, उस जगह को रॉक बोला जाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एज रॉक साइकिल, ठीक है। बहुत ही सिंपल है रॉक साइकिल, ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। तुमको दो चीजें याद होनी चाहिए, एक तो होता है तुम्हारा रॉक की, अगर हम बात करते हैं रॉक में कौन कौन से रॉक होते हैं, एक होता है तुम्हारा इग्नियस रॉक, एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक, और एक होता है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। पहले हम इग्नियस पे चलते हैं, इग्नियस रॉक होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस है, ये पता होना चाहिए। सबसे जरूरी चीज मेंटल जो है, ठीक है, मेंटल में क्या है, मैग्मा फ्रॉम द मेंटल क्रस्ट एंड मेंटल। मैग्मा जो है तुम्हारा मेंटल से बन के आ रहा है। अब जब ये बन के आता है तो इसमें क्या होता है, वॉल्केनिक वेन्स होते हैं, ठीक है, ये सब वॉल्केनिक वेन्स है, ठीक है। ये जो खुले हैं इनको हम वॉल्केनिक वेंट्स बोलते हैं, ठीक है, वॉल्केनिक वेंट्स। तो वॉल्केनिक वेंट से जब वो निकल के आता है तो इसमें क्या बनता है, हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में इनमें ऑलरेडी डायमंड और पेरिडो पेरिडोट, ठीक है, ये दो मिनरल जो है ऑलरेडी मौजूद होते हैं इन वेन्स में, ठीक है। अब क्या होता है कि ये मैग्मा जब बाहर आता है ना, ये दो तरीके से आता है। एक तो आता है सरफेस पे आके ऐसे बहने लगता है, और एक क्या होता है कि एक यहीं कहीं दबता है, एक यहीं कहीं दब जाता है, ठीक है। एक तो बाहर निकल के आता है और एक यहीं कहीं दब जाता है। अब इसमें दो टर्म है, अगर मैं दो टर्म का नाम लेता हूं, एक होता है मैग्मा और एक होता है लावा। इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस कौन मेरे को बताएगा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड ए लावा। बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा क्या है, कोई बताएगा। बताओ। बताओ भाई, कितना इंतजार कराते हो तुम लोग, जल्द से जल्द नहीं बोलते हो। ओके, ठीक है, करेक्ट डेफिनेशन है, बट मैंने तुमको पूछा है डिफरेंस, मैंने डेफिनेशन नहीं पूछा है, मैंने पूछा है डिफरेंस। तुमने तो डेफिनेशन बोल दिया। मैग्मा जो है पेरेंट मटेरियल है, मैंने बोला डेफिनेशन। डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है समझते हो, डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस का मीनिंग होता है कि किसी सेम पैरामीटर पे दोनों का बदलाव, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंस, ठीक है। जैसे के सिलेक्टिव और आर सिलेक्टिव की बात कर रहे थे, रिप्रोडक्शन होता है, नहीं होता है, जल्दी मरते हैं, बाद में मरते हैं, ठीक है। मरना है उसमें क्या था, कॉमन वर्ड था, तो इसी तरीके से इसमें भी कॉमन वर्ड कुछ होगा, तो वो कॉमन वर्ड के बारे में बताओ। पकड़ रहे हो सही, बट कुछ डिफरेंस है, किसमें, केमिकल कंपोजिशन में,
तो मैग्मा और लावा के बीच का एक डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है जो कि उसके केमिकल कंपोजिशन पे बेस्ड है। वो चीज मैं जानना चाहता हूँ तुम लोगों से कि वो क्या है। अभी तक सेटिस्फाइड आंसर नहीं आया है तुम्हारा। नहीं है ये सेटिस्फाइड आंसर। नहीं। हम्म, इतना जल्दी नहीं पकड़ पाओगे बाबू फिरदौस, इतना आसान नहीं है। जेआरएफ अभी भी दूर है। इसका मीनिंग है कि जेआरएफ अभी भी दूर है। रट के नेट निकल सकता है लेकिन जेआरएफ नहीं निकल सकता है। जेआरएफ वेरी कस्ट है, वेरी कस्ट। सब सही बोल रहा है, सारा वर्ड सही बोल रहा है, लेकिन डिफरेंस नहीं बता पा रहा है। बेसिक डिफरेंस बहुत बेसिक है चीजें। तुम दे तुम ना फील करोगे ना तब ना समझ में आएगा कि होता क्या है। बहुत बेसिक डिफरेंस है। इस फिगर से भी समझ में आएगा। इस फिगर में भी उस डेफिनेशन को समझाया गया है। बस थोड़ा दिमाग लगाओ, प्रेशर डालो दिमाग में। ज्योति तो चलो नॉन बैकग्राउंड का है तो उसको तो पता ही नहीं होगा, बट बेसिक डिफरेंस बहुत इजी है इसमें। बताता हूँ। देखो, जैसे कि मैग्मा की बात करते हैं तो मैग्मा क्या होता है ना, मैग्मा में तुम्हारा लिक्विड प्लस वोलाटाइल्स दोनों होते हैं। जबकि मैं लावा की बात करूं, इसमें क्या होता है, सिर्फ लिक्विड फॉर्म होता है, बट नो वोलाटाइल। कोई भी वोलाटाइल्स इसमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वोलाटाइल्स क्या होते हैं, उड़ गए होते हैं, ठीक है, गैस बन के उड़ चुके होते हैं। ठीक है, गैस बन के वोलाटाइल्स उड़ चुके होते हैं। करेक्ट। अब मैं कल को तुमको पूछूंगा कि वोलाटाइल्स जो उड़ रहे हैं वो किस फॉर्म में उड़ते हैं, वो भी याद रखना जरूरी है। एक तो वाटर वेपर होता है सबसे ज्यादा, फिर तुम्हारा आता है तुम्हारा सेकंड में कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड में सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये सीक्वेंस याद रखना। वोल्केनिक इरप्शन में यही सीक्वेंस से गैस निकलता है। क्वेश्चन दिया है और पूछा भी है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए समझा रहा हूँ। ये सारे जो पॉइंटर्स लिखवा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कि वो मैग्मा के फॉर्म में रहा और वहीं सॉलिडिफाई हो गया। एक तो बहुत जरूरी चीज है कि अगर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, अगर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस चलेगा ही नहीं तो रॉक भी बनेगा नहीं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की वजह से रॉक बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ मैग्मा, जब है मैग्मा फॉर्म में है और वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, सॉलिड बन रहा है, तो उसको हम किस तरीके का इग्नियस रॉक बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस। ठीक है। अगर वो यहाँ पे आके बाहर बन रहा है ये मिनरल, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है। बाकी तो तुम जानते ही हो, अगर ये डिपॉजिट होगा और धीरे धीरे पानी बहेगा या तुम्हारा कोई और प्रोसेस से ये क्या इरोजन होगा या वेदरिंग होगा इनमें, तो क्या होगा, तुम्हारा तुम्हारा ये जो पूरा का पूरा जो रॉक है वो बहने लगेगा। ठीक है, वेदरिंग होगा तो टूट टाट के बहने लगेगा। वेदरिंग का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस और डिफिनेशन ऑफ वेदरिंग, कोई मेरे को बताएगा? बेसिक डेफिनेशन बताओ वेदरिंग का क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेदरिंग? क्या समझते हो वेदरिंग का मीनिंग? कौन हाथ उठा रहा है भाई? ज्योति, हाँ बोलो ज्योति, क्या हो गया? तुम्हारी आवाज आएगी नहीं यार, चैट बॉक्स पे लिखो ना। हाथ बात क्या उठाता है? बोलो ज्योति, क्या बोलना है? क्यों हाथ उठाई थी? खैर बताओ फिर दोस्त, क्या है बेसिक डेफिनेशन वेदरिंग का? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेदरिंग? वेदरिंग क्या होता है?
सॉरी सर, बाय मिस्टेक टच हो गया, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स। ठीक है, और इरोजन क्या होता है? इरोजन क्या होता है बताओ? क्या होता है इरोजन? इरोजन मतलब क्या होता है? वही टूटा हुआ जो रॉक है वो इरोड होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए मूवमेंट दिखा रहा है। इरोजन का मीनिंग ये हो रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है कि तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन प्रोसेस। इरोजन मतलब थोड़ा सा खिसकाता है, वहीं से हटता है, इरोड होता है, खुदना शुरू हो जाता है। ठीक है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन मीन्स वन प्लेस। सर इरोजन मीन वन प्लेस। हाँ हाँ, वन प्लेस ही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वन प्लेस ही बोल रहा हूँ, बट ये हो रहा है कि इरोजन का मीनिंग है कि इरोड होके आगे जाएगा। वेदरिंग का मीनिंग है कि वहीं पे, वेदरिंग इन सितु प्रोसेस, जबकि इरोजन एक्स सितु प्रोसेस है। इरोजन में थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन भी होता है उसके बाद। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन होने के बाद क्या होगा, कहीं जाके वो डिपोजिट हो जाएगा। तो जैसे ही वो डिपोजिट हो जाएगा, उसमें क्या होता है, पहला प्रोसेस सेडिमेंटेशन शुरू होता है, फिर कंपैक्शन एंड सेमेंटेशन होता है। तो ये जो कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन है, इस प्रोसेस का एक नाम है। जब तुम कंपैक्शन और सीमेंटेशन की बात करते हो, इसका एक नाम है, दैट इज कॉल्ड एज लिथिफिकेशन। ठीक है, तो कभी भी अगर तुमको अर्थ के सॉइल का प्रोफाइल देखना है या कुछ भी देखना है, तो हम क्या बोलते हैं, लिथोलॉजी। एक स्टडी है दैट इज कॉल्ड एज लिथोलॉजी, जहां पे हम क्या पढ़ते हैं, रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। तुम्हारे पर्टिकुलरली किस तरीके का फॉर्मेशन बना है, किस साल में बना है, क्या एज है, क्या डेटिंग है, ये जो भी कुछ हम पढ़ते हैं वो सब हम किस में पढ़ते हैं, लिथोलॉजी में पढ़ते हैं। लिथोलॉजी, लिथोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम ये सब चीजें कंप्लीटली पढ़ते हैं। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? फिर बात आता है तुम्हारा क्या, कि इसके बाद क्या होता है कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं उसके बाद, ठीक है, बट ये सेडिमेंट्री रॉक्स भी धीरे 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 चले जाते हैं हाई प्रेशर टेम्परेचर जोन में। तो जैसे ही ये हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर जोन में ये चले जाते हैं, तो फाइनली ये क्या बना के देते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बना के देते हैं। ठीक है, फाइनली ये मेटामॉर्फिक रॉक बनाते हैं। क्लियर हुआ? ये कहानी क्लियर है? अब आगे चलते हैं तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक। जैसे कि वो बोल रहा है, इसको तो वापस से बताने की जरूरत नहीं है कैसे फॉर्मेशन होता है। हाँ, एक चीज है कि इग्नियस रॉक का, जैसे कि तुम बोल रहे हो कि इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से होगा। जबकि मैग्मा आके तुम्हारा कूल करेगा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, तब ये फॉर्मेशन होगा। बट इग्नियस रॉक वैरी इन देयर कंपोजिशन डिपेंडिंग ऑन द मैग्मा कूलिंग प्रोसेसेस। फिर बात आता है कि मैग्मा की जो कूलिंग है वो ऐसे नॉर्मली ऐसी होती नहीं है जैसा सोचा जा रहा है। क्या होता है कि अगर दो आइडेंटिकल मैग्मास भी हैं, मतलब सेम तरीके के मैग्मास दिख भी रहे हैं, उनमें से दो अलग अलग तरीके की चीजें भी बन सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर कूलिंग स्लोली और क्विकली, अलग अलग तरीके का मिनरल्स मिलेगा। जैसे कि रायोलाइट है, ग्रेनाइट है, दो अलग अलग तरीके के मिनरल्स मिल रहे हैं। क्लियर? तो इसके बारे में तुमको पता होना चाहिए कि किस तरीके का तुम्हारा इग्नियस रॉक बन रहा है, किस तरीके के कूलिंग प्रोसेसेस होने की वजह से। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जैसे कि एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक की, हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, कि जो बाहर का फॉर्मेशन होता है सॉलिडिफाई होने के बाद वोल्केनो, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसको हम एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? पहली बात तो ये इतना क्विकली तुम्हारा ठंडा होता है क्योंकि ये आउटसाइड द एटमोस्फेयर पे टच हो जा रहा है ना। जैसे कि सरफेस पे जब वो पहुंच जाता है तो एटमोस्फेयर के साथ बड़े अच्छे से अटैचमेंट होता है। एटमोस्फेयर उसको इतना ठंडा कर देता है कि वो एमोर्फस ग्लास के फॉर्म में बन जाता है। एमोर्फस का मीनिंग क्या है? खुरदुरा, मतलब छूते ही वो टूटना शुरू हो जाएगा, ऐसा होता है खुरदुरा। अच्छा शेप नहीं बनता है उसका जैसा बनना चाहिए। ठीक है, तो इनमें जो रॉक्स हैं इनका नाम है एंडीसाइट, बसाल्ट,
जो कि तुम्हारा कंपोजिशन है किसका, बसाल्ट कंपोजिशन है तुम्हारा ओसनिक क्रस्ट का, ठीक है। फिर आता है डकाइट, ऑब्सीडियन, प्यूमिस, रायोलाइट, स्कॉर्सिया एंड टफ, ठीक है। अब इसमें भी मैं तुमको ये वाला जो फिगर है ये दिखाता हूं, ठीक है। ये फिगर मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। दिख रहा होगा ये तुमको बड़ा वाला फिगर, ठीक है। ये दिख रहा होगा तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑब्सिडियन है, प्यूमिस है, रायोलाइट, देखो कलरफुल है, ठीक है। अब बात आता है कि क्या हम एक रॉक को कलर से पहचान सकते हैं, या एक मिनरल को हम कलर से पहचान सकते हैं क्या? क्या ये पॉसिबल है कि एक मिनरल को कलर से पहचाना जा सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल नहीं है। कलर सबसे बैड क्वालिटी होता है तुम्हारा पहचानने के लिए कि ये मिनरल है या नहीं है। सबसे बैड क्राइटेरिया है कलर, क्योंकि कलर, एक ही कलर के 50,000 तरीके के तुम्हारे मिनरल्स हो सकते हैं, दिस कैन बी पॉसिबल, ठीक है। या एक ही मिनरल के 50,000 टाइप्स ऑफ कलरफुल मिनरल्स हो सकते हैं। एक केमिकल कंपोजिशन होगा लेकिन अलग अलग तरीके का मिनरल होगा, दिस कुड बी पॉसिबल, ये पॉसिबल है। इसीलिए तुम्हारा जो है ये एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक जो है अलग अलग कलर का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर मैग्मा कूलिंग प्रोसेसेस, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। फिर बात आती है तुम्हारी यहाँ पे, जब वो बोलता है कि इसमें से क्या होता है कि कुछ चीजें जो होती है वो होती है एफेंटिक, ठीक है। मतलब क्या है, अगर हम बात करते हैं कुछ चीजें इसमें, ये बोला कि एफेंटिक टेक्सचर का होता है। एफेंटिक टेक्सचर का मीनिंग क्या होता है कि वेरी फाइन ग्रेन्ड होगा और नियरली इनविजिबल होगा, उसके ग्रेन्स नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके के एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक वाले के क्या होता है कि क्रिस्टल इनसाइड दी, इनको टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि इनको टाइम नहीं मिलता है, इनके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो खुरदुरा टाइप सा ग्रो करता है और उनका टेक्सचर जो है ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है। बट फिर बात करता है कि इफ द लावा कूल्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, द रॉक दैट विल फॉर्म एज ए ग्लासी विथ नो इंडिविजुअल क्रिस्टल्स लाइक ऑब्सिडियन, ऑब्सिडियन बनेगा अगर तुम्हारा इंस्टेंट कूलिंग होगा एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक के मैग्मा के फॉर्मेशन के टाइम में, ये भी चीज याद रखना, ऑब्सिडियन बनेगा, ठीक है। देन कम्स इंट्रूसिव, इंट्रूसिव का मीनिंग है तुम्हारा प्लूटोनिक, ठीक है। प्लूटोनिक क्यों होता है कि ये प्लूटोन्स निकालता है, प्लूटोन्स मतलब ऐसे फट के जब वो बाहर निकलता है ना, फटाक से बाहर निकलता है, तो प्लूटोनिक वाले जो होते हैं वो तुम्हारा मैग्मा से बनते हैं, लावा से नहीं बनते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही कूल होता है, एक चैम्बर बना होता है जिसमें प्री एग्जिस्टिंग रॉक मौजूद है, वहीं पे कूलिंग होती है, ठीक है। फिर बात आता है द मैग्मा कूल्स वेरी स्लोली ओवर मेनी थाउजेंड्स और मिलियन ऑफ ईयर्स until it solidifies, until ये अच्छे से सॉलिडिफाई कर जाएगा, ठीक है। फिर बात आता है कि स्लो कूलिंग मीन्स द इंडिविजुअल मिनरल ग्रेन्स हैव ए वेरी लॉन्ग टाइम टू ग्रो फॉर्मिंग ए रॉक with large visible crystals. Slowly cooling means the individual minerals grains have a very long time to grow, forming a rock with a large visible crystals. Large visible crystals भी यहाँ पे दिखते हैं, बड़े बड़े crystals दिख रहे हैं, देखो विजिबल क्रिस्टल्स बड़े बड़े यहाँ पे आराम से दिख रहे हैं तुमको, देख सकते हो तुम, ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ना बड़े बड़े क्रिस्टल, यहाँ पे भी दिख रहे हैं बड़े बड़े। थोड़ा जूम करोगे तो बड़ा अच्छे से दिखेगा, क्रिस्टल्स जो होते हैं अच्छे से दिखते हैं किसमें, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में, क्योंकि इनको बहुत टाइम मिलता है ग्रो होने में, अच्छे से सॉलिडिफाई होता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या चाहिए तुमको, टाइम चाहिए। अगर अचानक से तुम उसको ठंडा इन्वायरमेंट में ले जाओगे किसी भी इग्नियस रॉक को, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तभी तुम इस तरीके के चीजों को पकड़ पाओगे कि क्या है क्या नहीं है, करेक्ट। बात करते हैं हमारा सबसे बड़ा थ्योरी जो है, ठीक है, दैट इज बोमेन्स रिएक्शन थ्योरी, ठीक है। बोमेन्स रिएक्शन क्या होता है ये चीज पता होना चाहिए तुमको। जब आप बोमेन रिएक्शन की बात करते हैं तो बोमेन रिएक्शन है क्या, कैसे बना है, क्या कहानी, ये चीज जानो।
देखो बावेन्स रिएक्शन सीरीज की जब हम बात करते हैं, ये कुछ चीजें बहुत ही इसमें क्लियर कट है, समझ में आना चाहिए तुमको। ये एक साइंटिस्ट थे बावेन्स, इन्होंने क्या बताया कि किस तरीके से मैग्मा का जो प्रोसेस हो रहा है, कौन पहले कूल हो रहा है, कौन बाद में कूल हो रहा है, इन सारे प्रोसेस को इन्होंने दर्शाया कि कैसे कैसे ये काम करता है, क्या प्रोसेस है, कैसे कौन कूल करता है, क्या वे है, ये सब चीजें उन्होंने बताया हमको। किससे? बावेन्स रिएक्शन सीरीज में हमने ये चीज पढ़ा। ठीक है, इसका तुमको आइडिया होना चाहिए। अब जैसे कि वो बावेन्स रिएक्शन सीरीज की बात कर रहा है, इसमें कुछ चीजें तुमको ध्यान रखना है कि तुमको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। अगर तुमको पता ही नहीं होगा कौन सी चीज क्या है, तो तुम गलतियां इसमें भी करोगे। ठीक है, तो मैं तुमको कुछ चीजें चीजें बताता हूँ। जैसे कि हम अगर यहाँ पे पकड़ रहे हैं तुम्हारा कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है और यहाँ पे लो टेम्परेचर लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि मैग्मा जब धीरे धीरे ऊपर राइज करता है, ठीक है, मैग्मा जब धीरे धीरे ऊपर राइज करता है, तो सबसे पहले जो मिनरल बनता है वो कौन बनता है? ओलिविन। दूसरे में जो मिनरल बनता है वो आता है पायरोक्सिन। तीसरे में क्या बनता है? एम्फीबोल। चौथे में क्या बनता है? बायोटाइट माइका। पांचवे में क्या बनता है? पोटेशियम फेल्ड्स्पार। छठवें में क्या बनता है? मॉस्कोवाइट माइका। ठीक है, और सातवें में क्या बनता है? क्वार्ट्ज बनता है। और इसका नाम क्या है? ये है डिसकंटिन्यूअस सीरीज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्या है कि ओलिविन से जब वो पायरोक्सिन में आएगा तो उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। अब ये हो क्या रहा है समझो, कि जब ये मैग्मा से बाहर निकल रहा है, कौन? तुम्हारा वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो मैग्मा से जब वो बाहर निकल रहा है, तो पहले जो फॉर्मेशन कर दे रहा है वो ओलिविन को कर दे रहा है। यही ओलिविन थोड़ी देर बाद ऊपर चढ़ेगा और फिर से उसको गर्मी मिलेगी नीचे से, तो वो पायरोक्सिन में बदल जाएगा। कुछ तो ओलिविन डिपोजिट हो जाएंगे, कुछ पायरोक्सिन में बन जाएंगे, फिर कुछ डिपॉजिट हो जाएंगे एम्फीबोल बन जाएंगे, फिर कुछ डिपॉजिट हो जाएंगे बायोटाइट बन जाएंगे। ऐसे करके वो कहानी चल रहा है। बट इसके साथ साथ ना एक कंटिन्यूस सीरीज भी चलता है, जिसमें कि सोडियम रिच से लेके कैल्शियम रिच तक काम है। अब सोडियम से कैल्शियम रिच के कुछ नाम है, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में गलती करोगे। मैं बता देता हूँ। कैल्शियम रिच फ्लेडस्पार का मीनिंग क्या है? कैल्शियम रिच फ्लेडस्पार का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एनोरथाइट। ठीक है, ये होता है कैल्शियम रिच फ्लेडस्पार। इसका फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम Si2O5 या Si3O8, इस तरीके के कुछ फॉर्मूले होंगे, इनमें तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, एनोरथाइट का जो फॉर्मूला होता है इस तरीके से सोडियम होगा, सोडियम हो सकता है या तो मैग्नीशियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुमको बस याद रखना है कि हाँ ये होगा। ठीक है, तो एनोरथाइट याद रखना, जो कैल्शियम रिच फ्लेडस्पार होता है वो एनोरथाइट होता है। जबकि अगर मैं बात करता हूं तुम्हारा सोडियम रिच फ्लेडस्पार की, सोडियम रिच फ्लेडस्पार की, ठीक है, तो वो एल्बाइट होता है। ठीक, उसका नाम एल्बाइट है। ये दो नाम तुम याद रखना, एनोरथाइट और एल्बाइट। इनके बीच में एक सीक्वेंस बनता है जिसको हम, जिसमें क्या क्या होते हैं तुम्हारे? लाब्राडोराइट नाम से एक मिनरल होगा। ठीक है, तुम्हारा उसके बाद बाइटोनाइट। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे कुछ कुछ मिनरल्स उसके बीच में भी मौजूद हैं। तो इनके नाम भी तुमको बड़े अच्छे से क्लियर कटली तुमको याद होना चाहिए। अगर तुमने इनको भी याद कर लिया, ठीक है, तो तुमको यहाँ पे गलती नहीं मिलेगी बोमेन्स रिएक्शन सीरीज में। इसके अलावा बोमेन्स रिएक्शन सीरीज में और क्या जानने की जरूरत है? दो चीजें। एक तो ओलिविन जो है सबसे पहले क्रिस्टलाइज होकर बाहर निकल जाता है, सबसे लास्ट में क्वार्ज निकलता है। तो जो सबसे लास्ट निकलेगा वो क्या होगा? वेदरिंग कम होगा उसमें, वो वेदरिंग से लेस प्रोन होगा, मतलब वेदरिंग कम होगा उसमें। जो लास्ट में बाहर निकलेगा उसमें वेदरिंग कम होगा, वो लेस प्रोन होगा, उसमें वेदरिंग होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि वो सबसे लेट क्रिस्टल बना है, और क्योंकि लास्ट क्रिस्टलाइज हुआ है, तो उसके ग्रेन्स बढ़िया से बने होंगे, ग्रेन्स परफेक्ट होंगे, ऑलमोस्ट परफेक्ट होंगे, और काफी अच्छे दिख रहे होंगे उसके ग्रेन्स, एज कंपेयर टू तुम्हारा ओलिविन। क्योंकि ओलिविन क्या होगा? तुरंत बना है, तो उसके जो ग्रेन्स होंगे उतने अच्छे होंगे नहीं। तो वेदरिंग लेस प्रोन कौन सा है? तुम्हारा क्वार्ज। जबकि वेदरिंग प्रोन कौन सा होगा? ओलिविन। ठीक है, या तो कैल्शियम रिच फ्लेडस्पार, सोडियम नहीं, कैल्शियम रिच फ्लेडस्पार तुम्हारा वेदरिंग रिलेटेड होगा। तो तुमको ये चीज पता होना चाहिए कौन वेदरिंग
हाई है किसमें और किसमें वेदरिंग लो है, ठीक है। इसी वजह से क्वार्ट्ज का हार्डनेस भी ज्यादा है, क्योंकि वो लेट से क्रिस्टलाइज होता है। ये उसकी कहानी है, उसका रीजन है कि क्यों हो रहा है ऐसा। क्लियर। अब बात आता है कि सबसे पहले अगर हम बात करें ऊपरी सतह में, ऊपरी जब फर्स्ट फर्स्ट मैग्मा क्रिस्टलाइज होता है तो उसमें क्या बनता है हमारा, अल्ट्रामैफिक रॉक बनता है। अल्ट्रामैफिक का मीनिंग क्या होता है कि आयरन और मैग्नीशियम का कंटेंट बहुत हाई होगा। आयरन और मैग्नीशियम का कंटेंट जिस जगह में हाई होगा उसको हम बोलते हैं तुम्हारा क्या, अल्ट्रामैफिक। मैफिक वर्ड ही उसी चीज के लिए यूज होता है, ये चीज याद रखना। वेन एवर यू यूज ए वर्ड मैफिक, वो इसी वजह से यूज होता है क्योंकि तुम्हारा वहां पे क्या, मैग्नीशियम एंड आयरन मौजूद है। इस चीज की क्लैरिटी अपने दिमाग में रखो, उसी को हम बोमेंस रिएक्शन सीरीज बोलते हैं। ये प्रोसेस बताया है कि एज मेल्ट cools mineral crystallize that are in thermodynamic equilibrium with the melt. If no equilibrium, either crystallization will dominate supersaturation और डिजोल्यूशन अंडर सेचुरेशन। ये चीज याद रखना चाहिए तुमको, इन चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। और ये सब इतना आएगा नहीं। हाँ, एक चीज और याद रखना है, ठीक है, मैं बोलना भूल गया था, ठीक है। तो क्योंकि आयरन और मैग्नीशियम की बात करती हैं तो क्वेश्चन जब आती है तो उसमें क्या बोलती है कि वो फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स की बात करती है, फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स। तो फेरो मैग्नीशियम मिनरल का मीन अल्ट्रामैफिक या मैफिक, अल्ट्रामैफिक होना चाहिए या मैफिक मिनरल होना चाहिए। इनमें कौन आएगा, ओलिविन तो आ ही रहा है, तुमने देखा ही देखा उस बोबेंसन रिएक्शन सीरीज में। पायरोक्सिन भी है, हॉर्नब्लेंड भी है और बायोटाइट भी है, ठीक है। ये सारे के सारे तुम्हारे क्या है, फेरो मैग्नीशियम मिनरल। इनमें मैग्नीशियम भी होगा, इनमें तुम्हारा आयरन भी होगा, फेरो मैग्नीशियम मिनरल, ठीक है। ये सब कॉमन मिनरल हैं जो कि डिसकंटिन्यूअस सीरीज में मौजूद है, जो कि पेरेंटल रॉक से बन के आ रहे हैं। क्लियर, ये चीज दिमाग में आया, ठीक है, ये चीज दिमाग में घुस गया ना। अब बात करते हैं तुम्हारा प्लेट टेक्टोनिक्स की, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स का वर्ड हम सुनते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक्स की हम बात करेंगे। वेट करो। प्लेट टेक्टोनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये तुमको कुछ प्लेट्स दिख रहे हैं, कोई गिनती करेगा कि कितने प्लेट्स हैं, गिनो थोड़ा, गिन के बताओ। फिरदौस, कितने प्लेट्स हैं, गिन के बताओ। सोलह, 15, क्या ज्योति, 15 है या 16 है, फाइनल बताओ, घुमाओ मत चीजें, फाइनल बताओ, 15 है या 16 है, हाँ या ना, क्या होगा। दोनों मिल के गिन के बताओ यार, क्या तुम लोग गिनती भी नहीं कर।
कितने है, 15 ही है 16 है? हाउ मच? मेरे को तो गिनती में 16 लग रहे हैं, तुमको 15 कैसे लग रहा है ज्योति? क्या सही में उसमें 15 है या 16 है? करेक्ट करेक्ट बताओ यार। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। अब इनमें बताओ कि कौन कौन से मेजर प्लेट है, कौन कौन से माइनर प्लेट्स होंगे, ये बताओ। फिगर देख के तो समझ में आता ही होगा कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। मेजर कितने हैं, माइनर कितने हैं, ये बताओ। हाँ सर 16 है। तो गलती काहे करती है रे, गलती काहे करती है, इतना खराब गलती। देखो, वो तो ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारा ये जो माइनर प्लेट और मेजर प्लेट्स की जो कहानी चल रही है, इनसे पहले की बात चलती है, ठीक है। इनसे पहले क्या जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, सबसे जरूरी चीज है कि एक शुरू के दौर में, शुरू के दौर में, शुरू जब पूरा कहानी शुरू हुआ था, ठीक है, उस समय क्या हुआ था कि तुम्हारे एक साइंटिस्ट थे, जिनका नाम क्या था, एल्फ्रेड वैगनर। एल्फ्रेड वैगनर, ये क्या थे, ये एक जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट, मीटियोरोलॉजिस्ट थे। कौन? एल्फ्रेड वैगनर। इन्होंने किस चीज की कंसेप्ट दी थी, इन्होंने दी थी प्लेट टेक्टोनिक की कंसेप्ट। प्लेट टेक्टोनिक का कंसेप्ट इन्होंने दिया था, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ क्या, प्लेट टेक्टोनिक का कंसेप्ट दिया था इन द फॉर्म ऑफ क्या, इन द फॉर्म ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। द फॉर्म ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट में इन्होंने दिया था प्लेट टेक्टोनिक का कंसेप्ट। ये चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट इन द फॉर्म ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के फॉर्म में दिया था, समझ में आया? ये चीज दिया था। फिर क्या हुआ कि जब ये हुआ, ठीक है, तो इसमें आगे आगे क्या क्या हुआ, इसमें आगे आगे आया तुम्हारा, कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट भी आए जो आगे बढ़े, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया उन्होंने, ठीक है। बट इनमें भी 6 जो हैं वो तुम्हारे मेजर प्लेट्स हैं, 6 मेजर प्लेट्स हैं। पहला प्लेट कौन सा है तुम्हारा, अमेरिकन प्लेट, ठीक है। अमेरिका में ये दोनों आते हैं। अमेरिकन प्लेट्स जो है वो भी एक मेजर प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट जो है वो भी एक मेजर प्लेट है, यूरो एशियन प्लेट जो है वो भी एक मेजर प्लेट है, इंडियन प्लेट भी मेजर है, पैसिफिक प्लेट भी मेजर है। जैसे कि ये पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट का मीनिंग क्या, प्लेट का मीनिंग सिंपली क्या होता है, जैसे पृथ्वी के ऊपर टुकड़ों के फॉर्म में अगर तुम रख दोगे किसी चीज को तो वो प्लेट्स ही है, दैट इज ओनली द प्लेट्स, ठीक है। अगर हम प्लेट्स की बात करते हैं तो वही ना प्लेट्स है, अगर तुम किसी को रख देते हो तो वो प्लेट्स है, कि इसी चीज की वो बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्लेट्स क्या है, ठीक है। तो प्लेट्स इसी को बोलते हैं। 6 मेजर है, माइनर 11 नहीं है, 5 नहीं है, 6 मेजर है, ठीक है। पैसिफिक भी गिना जाता है, तुम कंटिनेंट को ही नहीं गिनो, तुम एक ओशनिक को भी गिनो, पैसिफिक भी आता है उसमें, ठीक है। मेजर प्लेट्स में पैसिफिक भी कंसिडर किया जाता है। तो 6 मेजर प्लेट्स हैं
टोटल। ठीक है, याद रखना, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। फिर बात आता है कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं, क्या हम जो ये कहानी पढ़ रहे हैं, इसमें और कोई ट्विस्ट है? यस, डेफिनेटली ट्विस्ट है। क्या होता है कि जो प्लेट्स बने हैं वो कैसे बने हैं, फिर उस पर प्रश्न उठता है। तो जो प्लेट्स बनता है वो बनने के 3-4 तरीके हैं। एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, एक होता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, एक होता है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, एक होता है तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। ठीक है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, एक होता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। ठीक है, एक होता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। अब इनमें क्या हो रहा है ये चीज समझो। जब मैं बोला कि ये ओशन है, सपोज करो कि मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे पानी है, पानी है, ठीक है, यहाँ पे पानी फुल है। ठीक है, अब अचानक से क्या होगा कि इसमें से नीचे से क्या होगा कि वोल्केनिक इरप्शन होगा। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन होगा तो ये जो मटेरियल है वो यहाँ पे आके डिपोजिट होगा इस तरीके से, वो यहाँ पे आके डिपोजिट होगा इस तरीके से। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि तुम्हारा क्या हो रहा है, नए क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे में, जब ये तुम्हारे क्या हो रहे हैं कि इधर डिपॉजिट हो रहे हैं कुछ चीजें और इधर डिपॉजिट हो रहे हैं कुछ चीजें। इस समय में क्या हो रहा है कि ये प्लेट इधर घिसक रहा है, ये प्लेट इधर घिसक रहा है। तो ये किस तरीके का प्लेट हुआ, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, और कहीं भी तुम डाइवर्जेंट की बात करते हो और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री तुमको ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे नया क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव इन नेचर है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है। ये चीज के ध्यान तुमको होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, मिड ओशनिक रीज, MOR, मिड ओशनिक रीजेस, मिड ओशनिक रीज। कुछ नहीं करना है, फोन खोलो, गूगल मैप खोलो और वहां जाके टाइप कर दो अटलांटिक रीज, अफ्रीकन रीज, ऐसे लिख के तुम बस टाइप कर दो, तुमको दिखा देगा, पूरा फिगर के फॉर्म में दिखा देगा। पैसिफिक ओशन के बीचों बीच ना ऐसे लाइंस कटे हुए, शेडेड शेडेड मार्क्स दिखेंगे तुमको। ये सब के सब मिड ओशनिक रीज है। कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, नया क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये ऐसे तरीके से तुमको दिखेंगे ही दिखेंगे, ये कंफर्म है, वही चीज दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री का मीनिंग क्या है कि मैंने देखो, मैं अगर बात करता हूं, मैंने तुमको बताया था कि ओशनिक क्रस्ट जो होता है, ओशनिक क्रस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 2.9 ग्राम पर सीसी। ठीक है, जबकि कंटिनेंटल क्रस्ट की कितनी होगी, 2.7 ग्राम। डेंसिटी की बात करता हूँ, 2.7 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी होगी। तो एक चीज बताओ, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, देखो फिर ओशनिक क्रस्ट की जब मैं बात करता हूँ ना, ओशनिक क्रस्ट ये वाला जो बना है, ठीक है, ये पानी को कंसिडर मत कर लेना कि वो ओशनिक क्रस्ट है। पानी उसके ऊपर है, नीचे का जो सतह है उसको हम ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। तो ये जो ओशनिक क्रस्ट है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कंटिनेंटल क्रस्ट। तो किसी भी चीज की अगर डेंसिटी ज्यादा होगी दूसरे वाले से, तो क्या करेगा, इसके अंदर घुसना शुरू हो जाएगा, इसको फाड़ के इसके अंदर घुसना शुरू हो जाएगा। तो ओशनिक क्रस्ट में यही होता है, ओशनिक क्रस्ट जो होता है ना, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे सबडक्ट कर जाता है, सबडक्ट कर जाता है। सबडक्ट का मीनिंग है घिसक जाता है। तो जैसे ही ये घिसक जाता है, इसमें क्या हो रहा है कि ओशनिक क्रस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जाता है जैसे ही ये घिसकता है सबडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, तो क्योंकि ये सबडक्शन प्रोसेस में घिसक रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तुम्हारा ओशनिक क्रस्ट जो है खत्म। तो इस तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो इसलिए उसका नाम है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। दोज आर कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, और वो कैसे है, वो कन्वर्जेंट इन नेचर है। यहाँ पे डाइवर्जेंट है, यहाँ पे कन्वर्जेंट, क्योंकि ये ऊपर चढ़ेगा, ये नीचे घुसेगा।
तो ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो होता है वो क्या होता है, वही तुम्हारा एक्चुअली में डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होता है। देन कम्स ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ठीक है, कि ट्रांसफॉर्म फॉल्ट क्या होता है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट क्या होता है कि अगर अर्थक्वेक आती है तो एक जो इलाका होता है वो ऊपर की तरफ खिसकता है, एक इलाका नीचे की तरफ खिसकता है। अब ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का ना कुछ एग्जाम्पल अगर हम लिए जाए तो हिमालय खुद है, हिमालय जो है वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से ही बना हुआ है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की बात करें तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट क्या होता है कि उसमें ऐसे हो जाते हैं, एक दूसरे से ऐसे स्लाइड पास्ट करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है, आगे पीछे हो जाते हैं या तो साइडवेज हो जाएंगे, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फॉल्ट की वजह से होता है। अब फॉल्ट कैसे आएगा, देखो कहीं पे अगर वीक जोन होगा, जमीन अगर फट के ना वीक जोन बन रहा है तो वहां पे ये फॉल्ट आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो ये भी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी तुम्हारा दिखता है वहां पे। ठीक है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स की कहानी है, ये उन्होंने थ्योरी दिया था और समझाया था कि इस तरीके से वो काम कर रहा है। अब सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है तुम्हारा अमेरिका में मौजूद है, सैन एंड्रियास, ठीक है, फॉल्ट, वो तुम्हारा क्या है, एक तरीके का बड़ा वाला ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है जो कि मौजूद है। क्लियर, समझ में आया। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की कहानी भी यहीं पे खत्म होती है, रॉक की कहानी भी तुम्हारी ऑलमोस्ट खत्म होती है। अब मेटामॉर्फिक रॉक में भी क्या होता है कि मेटामॉर्फिक रॉक के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो उनको मैं एक बार तुमको दर्शा देता हूँ कि मेटामॉर्फिक रॉक के कौन से टाइप्स होते हैं, जो कि क्वेश्चन में आए हैं, इसलिए वो तुमको दिखाने की जरूरत है, इसलिए उसको एक बार दिखा दूंगा, उसके बाद खत्म, तुम्हारा ये भी खत्म, रॉक वाला जो कहानी है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक की मैं बात करता हूँ, तुमको दिखा देता हूँ थोड़ा मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। ठीक है, ये है, देखो मेटामॉर्फिक रॉक की जब तुम बात करते हो क्या होता है कि वो लो ग्रेड से हाई ग्रेड की तरफ जाता है। लो ग्रेड से हाई ग्रेड मतलब क्या है कि देखो हमेशा ना टेम्परेचर जो होता है वो बराबर नहीं होता है, कहाँ पे, धरती के नीचे, वो बढ़ता घटता रहता है। तो वही वो बात चल रहा है, जब वो बढ़ता घटता रहेगा तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके का मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होगा, वही वो हो रहा है कि अलग अलग तरीके का मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके वजह से अलग अलग तरीके के तुमको फीचर्स दिखेंगे। ठीक है, तो यही वो दिखा रहा है कि लो ग्रेड से हाई ग्रेड की तरफ कौन कौन से मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे कैसे मिनरल्स का फॉर्मेशन तुम्हारा अंडर द इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस में बन रहा है। ठीक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक के ही टाइप्स हैं और इनमें फॉर्मेशंस की बात वहां पे वो बता रहा है। समझ में है, ये तुम्हारा मेटामॉर्फिक रॉक के टाइप्स हैं। ध्यान रखना एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, तुमको पता होना चाहिए, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। ठीक है, और एक टाइप तुमको दिखाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक का, कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, वो भी दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हैं उसके एग्जांपल्स, इनको भी याद रखो, स्लेट है, सीस्टेनीस है, स्फेलराइट है, जेडाइट है, गार्नेट है, मार्बल है, एक्लोगाइट है। एक्लोगाइट जो है होता है वो सबसे लास्ट में फॉर्मेशन होता है, सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, ये भी तुमको पता होना चाहिए। क्लियर, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक के टाइप्स हैं। स्लेट तो पता ही होगा, जो तुम बचपन में लिखते आ रहे हो ना, स्लेट ब्लैक बोर्ड, ठीक है, वही स्लेट है ये। सीस्ट क्या होता है, सीस्ट जो होता है वो माइका सीड्स की तरह होता है, वो फैला हुआ रहता है ऐसे लेयर बाय लेयर। जब भी तुम शीस्ट की बात करते हो ना, वो लेयर बाय लेयर डिपोजिट होता है। ठीक है, नीस का तो तुम देख रहे हो ऐसे बेंडेड हो रहा है, उसमें ऐसे बेंड होके फॉर्मेशन हो रहा है, ये चीज तुमको पता है। मार्बल के बारे में तुमको आइडिया है, बताने की जरूरत नहीं है। गार्नेट एम्फीबोल भी तुमको पता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। स्पेलराइट भी तुमको, देखो ये पत्थर है, कुछ नहीं है, हम लोग आज तक उसको पत्थर ही मानते रहे, बट एक्चुअली में ये पत्थर नहीं है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ठीक है, अगर एक बंदा सही से, अभी तुम क्योंकि पढ़ लिए हो मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, तो तुम इन फिगर को देख के भी रोड साइड में अगर कोई रॉक टूटा फूटा गिरा होगा ना, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो आराम से कि नहीं ये मेटामॉर्फिक रॉक है और इसमें ये चीज है और ये उसका एग्जाम्पल है। यू कैन डू इट, अगर तुम्हारे दिमाग में होगा कि इस तरीके का छवि है इसका, तो उसको भी डेफिनेटली तुम कर पाओगे, दिस इज नॉट ए बिग डील। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक की कहानी खत्म, प्लेट टेक्टोनिक्स खत्म। ठीक है, अब थोड़ा हम सॉइल पे घुसेंगे, सॉइल, ठीक है, हल्का सा सॉइल में पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम आगे भागेंगे। ठीक है, सॉइल खत्म होते ही वी विल कम फॉर दी ग्राउंड वाटर जियोलॉजी। ठीक है,
तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त। गुड नाइट, टाटा।